दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल जॉब इन्फो में। तो दोस्तों आज हम जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं पार्ट 4। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और ध्यान से उनको नोट कर लें अगर आप नोट करना चाहें तो। यहाँ पर वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना आपका समय ख़राब किए। तो देखिए कल का जो प्रश्न था जो पूछा गया था उसका हम यहाँ पर थोड़ा एक बार विश्लेषण कर लेते हैं अच्छी तरह से। कल का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी एकदम बेहतरीन क्वालिटी वाला कोयला कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर था वो आंसर था क्या, एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर 4। तो एंथ्रेसाइट जो है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 86% से 97% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा इसी के अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है। देन उसके बाद है बिटुमिनस, सेकंड श्रेणी में आता है और इसमें जो कोयले की जो मात्रा होती है कार्बन की वो होती है 65, सॉरी यहाँ पर 65 नहीं 65। बिटुमिनस में जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 70% टू 86%। और देन लिग्नाइट, ये सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 65% टू 70%। इसमें नमी जो नमी के जो तत्व होते हैं वो ज़्यादा होते हैं लिग्नाइट के अंदर। ये भूरे रंग का कोयला होता है। तो लिग्नाइट सबसे निम्न श्रेणी का, देन बिटुमिनस और देन एंथ्रेट। और ये पीट जो कोयला है यह उस क्षेत्र में बनता है जैसे क्या हो, कभी दलदल में कोई पेड़ या कोई पादप जो होते हैं वो क्या हो, दलदल क्षेत्र में जब दब जाते हैं तो वहाँ पर जो कोयला जो बनता है वो क्या होता है, पीट श्रेणी में आता है। इसमें क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, वोलेटाइल मटेरियल यानी कि नमी वाले मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये काफ़ी निम्न श्रेणी का है। लेकिन आपसे जो पूछे जाते हैं वो 3 ही पूछे जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम, देन बिटुमिनस और देन लिग्नाइट। ये था दोस्तों हमारा कल का प्रश्न। देन हम आज की कोई वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किस विषय का चयन किया गया था। देखिए यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, सेकंड जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो उसकी यहाँ पर क्या पूछी है, थीम पूछी गई है कि उसकी थीम क्या थी। तो देखिए इस क्वेश्चन पर बात करने से पहले हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे तो उन्होंने यूएन महासभा में जब असेंबली को संबोधित किया तो वहाँ पर उन्होंने योग की बात कही थी। और 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने 21 जून को 11 दिसंबर 2014, ये डेट आपको याद रखनी है, 11 दिसंबर 2014 में जो यूएन महासभा संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। तो पहला पॉइंट ये हुआ। देन नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद फर्स्ट जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो फर्स्ट जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वो बनाया गया 2015 में। 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत होती है। लेकिन इसकी घोषणा कब की जाती है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया जाता है, तो 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये 2 पॉइंट हुए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका जो आंसर हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा सतत विकास लक्ष्यों के लिए योग। तो सेकंड जो था ये कब मनाया गया, 2016 में, 21 जून 2016 को बनाया गया था। और इसकी जो थीम थी वो थी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए अभी हाल ही में 2023 में जो योग दिवस जो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये आप यहाँ पर नोट कर लें, वसुधैव कुटुंबकम। ये है साल 2023 की थीम। 2016 की यहाँ पे आपको बताई दी गई। शुरुआत कब हुई, 2015 में की शुरुआत होती है। घोषणा कब हुई, 11 दिसंबर 2014 को घोषणा होती है। तो देन उसके बाद हम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि बिना बुझे छूने का रासायनिक सूत्र खालिस्तान है। तो यहाँ पे हमें बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें बिना बुझा जो चूना होता है, इसको एक दूसरा नाम भी है और क्वेश्चन में काफ़ी टाइम वही पूछा जाता है कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, क्विक लाइम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना भी। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, बिना बुझा चूना भी बोलते हैं। और वहीं पर देखिए अगर हम इसको जैसे CaO है, इसमें हम वाटर ऐड कर दें तन ये बन जाता है हमारा CaOH2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं, भुजा हुआ चूना। और देन बिना भुजा हुआ चूना आपको बता ही दिया है, ये हो गया बिना भुजा। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर ले। बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बिना भुजा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी के अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें तो देन ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से खालिस्तान के आदर्श पर बल दिया है। तो रामकृष्ण मिशन ने किस आदर्श पर बल दिया है, समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो रामकृष्ण मिशन ये किसके नाम पर रखा गया है, इस मिशन का नाम, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। कौन, रामकृष्ण परमहंस। और बात करें स्वामी रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो ये देखिए स्वामी विवेकानंद थे, उनके गुरु थे। तो उन्हीं के नाम पर इसका मिशन का नाम रखा गया है। और जो ये मिशन जो शुरू किया था वो किसने शुरू किया था, वो शुरू किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था और ये जो स्वामी परमहंस थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया है। और इसका जो आदर्श था वो था क्या, समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर इसमें बल दिया गया है। वहीं पर देखिए बात करें 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में धर्म जो सभा हुई थी वहाँ पर हिस्सा लिया था, जो काफ़ी वहाँ पर फेमस है। तो ये आपको याद रखना कि शिकागो में धर्म सभा कब हुई थी, 1893 में। किसने हिस्सा लिया था, स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो देन हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थल पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्थान पर न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में क्या है, देखिए विजयवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट है। क्या है, थर्मल पावर प्लांट है, ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट। और वहीं पर देखिए बात करें नरोरा में, यहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नरोरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तारापुर, यहाँ पर भी देखिए वो है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये कहाँ पर है, ये आपका है महाराष्ट्र। और रावत भाटा ये है आपका राजस्थान। तो ये तीनों जगह पर क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और जो तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके एक बात और नोट करें, ये क्या है, ये भारत का सबसे पुराना और पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये बात आपको याद रखनी है, तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र में है और भारत का सबसे पुराना और पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहीं पर देखिए कैगा में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, और सभी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस देखिए मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और ये जो अपने महात्मा गांधी जी हैं,
उनके सम्मान में इसको मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 15 जून 2007 में यूएन ने ये संयुक्त राष्ट्र ने जो महासभा है उसमें असेंबली में इसकी घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर को किसके रूप में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। ये महात्मा गांधी जी के उसमें आदर्शों के ऊपर इसको मनाया जाता है। और 15 जून 2007 को यूएन महासभा ने इसकी घोषणा की थी। वहीं पर देखिए बात करें 31 अक्टूबर की, तो 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे बनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय एकता दिवस, या फिर आप बोल सकते हैं नेशनल यूनिटी डे। 31 अक्टूबर किसके सम्मान में मनाया जाता है? ये बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में। 15 अगस्त अपना आज़ादी दिवस है और 14 नवंबर को बाल दिवस बनाते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। देन उसके बाद देखिए हम बात करें निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर जो राज्य की स्थापना की थी, देखिए ये कब की गई थी? 1336 में विजयनगर की स्थापना की गई थी। और किस वंश ने की थी? तो ये की थी दोस्तों संगम वंश ने। तो ये आप बात का पे नोट करनी है। और किसने की थी? तो देखिए 2 भाइयों ने मिलकर, हरिहर और बुक्का। तो ये 2 भाई थे हरिहर और बुक्का नामक, इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या संगम वंश के थे। और इन्होंने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। और उस समय बात की जाए कि दिल्ली में किस सल्तनत का राज था, तो दिल्ली में उस टाइम तुगलक वंश का शासन था। ये बातें आप याद रख सकते हैं। तो ये किसके समकालीन है? तुगलक वंश के समकालीन है। और अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये दोनों क्या थे? ये तुगलक वंश के जो राजा थे उन्होंने उस टाइम इनको जेल में कैद कर रखा था। ये वहाँ से जेल से निकल कर भाग जाते हैं और साउथ में जाकर विजयनगर राज्य की स्थापना करते हैं। तो संगम वंश के राजा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देन उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बैक स्टिक जो शब्द है, ये देखिए ये जो शब्द है ये फाउल के लिए यूज किया जाता है। जब गेम में फाउल हो जाता है तो उस समय क्या किया जाता है? बैक स्टिक का यूज किया जाता है। और ये जो किया जाता है देखिए हॉकी खेल में ये शब्द ये यूज किया जाता है। और इसमें इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी जो हॉकी होती है वो एक तरफ से क्या होती है, एक साइड से थोड़ी चपटी टाइप होती है और दूसरी साइड से थोड़ी गोलाकार होती है। तो अगर आपने गोलाकार साइड को यूज किया है बॉल को हिट करने के लिए, तो देन आपको बैक स्टिक नामक फाउल दे दिया जाता है। तो बैक स्टिक फाउल कब होगा? जब आप अपने हॉकी के स्टिक के गोलाकार हिस्से को यूज करते हो बॉल को हिट करने के लिए, तो वहाँ पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हॉकी। तो हॉकी में बैक स्टिक फाउल शब्द का यूज होता है। तो ये था इसका राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है दोस्तों? कार्य का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे देखिए वर्क का मात्रक पूछा है। तो वर्क का जो मात्रक होता है देखिए वो होता है जूल। वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये आपको यहाँ पर नोट करना है। वहीं पर देखिए बात करें डेसिबल की, तो डेसिबल जो होता है ये किसका मात्रक होता है? ध्वनि का। एम्पियर किसका मात्रक होता है? करंट का, यानी कि विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। और जूल कार्य क्या होगा? वर्क का हो गया। वाट किसका है? शक्ति का, पावर आप इसे बोल सकते हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए पंजाब के त्यौहार की बात की गई है। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं? लोहड़ी, होला मोहल्ला, तीज और वैसाखी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैसाखी। वैसाखी जो त्यौहार है, वैसाखी ये जो त्यौहार है ये खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ? देखिए
1699 में 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। एक सेकंड, गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये देखिए वसंत ऋतु में जब फसल की कटाई होती है तो उस मौके पर इसको बनाया जाता है और शुरुआत कब हुई 1699 में गुरु गोविंद सिंह के समय में ये शुरू हुआ। वहीं पर देखिए बात करें लोहड़ी की तो ये देखिए हर साल 13 जनवरी को इसे मनाया जाता है। यह रबी की जो फसल होती है उसकी कटाई के उसमें बनाया जाता है। होला मोहल्ला, यह देखिए एक 3 दिवसीय त्यौहार है। यह क्या, होला मोहल्ला एक 3 दिवसीय त्यौहार है। यह देखिए होली के जो एक दिन बाद क्या है शुरू होता है। तीज आप सभी जानते हैं अगस्त या जुलाई के महीने में तीज त्यौहार बनाया जाता है। तो ये सभी आप यहाँ पर नोट कर लें। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, संसद यानी पार्लियामेंट शब्द को संदर्भित करता है। तो संसद शब्द को कौन संदर्भित करता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधायिका, राष्ट्रीय विधायिका। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय विधायिका, नेशनल लेजिस्लेचर। तो आप इसको इसी तरह बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशनल लेजिस्लेचर। तो राष्ट्रीय विधायिका का शब्द जो है वो किसको संदर्भित करता है? संसद को संदर्भित करता है। बाकी जो राज्यसभा हैं, लोकसभा हैं, ये क्या है संसद के पार्ट हैं। अगर देखिए हम बात करें संसद के कितने अंग होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है संसद के अंग कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए आंसर क्या हो जाएगा। एक तो देखिए राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और देन तीसरा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? संसद का एक अंग है। ये तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। और वहीं पर देखिए पूछ लिया जाए कि हमारी संसद कितने सदनीय है। तो हमारी जो संसद है वो देखिए ये भी आप नोट कर लीजिए, हमारी संसद है द्विसदनीय प्रणाली की है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। संसद किस प्रणाली की है? द्विसदनीय प्रणाली की है। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। और वहीं पे बात करें कि संसद शब्द किसको संदर्भित करता है तो राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। और देखिए जो राज्यसभा है और लोकसभा है ये क्या है? ये है इस द्विसदनीय में आते हैं। द्विसदनीय यानी कि एक तो देखिए एक सदन हो गया आपका राज्यसभा, दूसरा सदन हो गया आपका लोकसभा, यानी अपर सदन और लोअर सदन। लोअर सदन कौन सा है? राज्यसभा। लोकसभा है। अपर सदन कौन सा है? राज्यसभा। ये सभी बातें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण में परिपक्व भाग होता है। तो देखिए गोल्जी उपकरण, इसको देखिए गोल्जी काय भी बोलते हैं, गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जो शरीर में जो न्यूक्लियर वाली, जिसमें न्यूक्लियस होता है ना, वो वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। तो इसका जो परिपक्व भाग होता है देखिए वो कैसा होता है? अवतल होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देन इससे रिलेटेड देखिए कुछ बातें और करें हम तो अवतल लेंस देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, निकट दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो ठीक है, इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं और हिंदी में निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? हमें जो दूर की जो वस्तु होती है वो क्लियर दिखाई नहीं देती। देखिए नाम का उल्टा है, ये थोड़ा ध्यान रखें। निकट दृष्टि दोष है लेकिन दिखाई कहाँ का नहीं देता? दूर का दिखाई नहीं देता है। वहीं पर बात करें देखिए उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस क्या होता है? ये काम आता है जब हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती क्लियर, तो उस समय हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस, यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो किस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यूज किया जाता है? दूर दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो ये सभी बात आपको यहाँ पर नोट कर लें। दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, तो अंग्रेजी में ये हो गया और हिंदी में निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। इसमें क्या होता है? हमें निकट का दिखाई नहीं देता। तो ये नाम का, हिंदी में थोड़ा नाम का थोड़ा उल्टा है, तो सभी बात आपको याद रखनी। बाकी बात करें देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस तो ऐसा होता है कि जो सेंटर पे थोड़ा फूला हुआ होता है दोनों तरफ से, ये हो गया उत्तल लेंस। वहीं पे अवतल लेंस कैसा होता है? इसका विपरीत अवतल लेंस होता है। ये अवतल लेंस है।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं कनकेव और इसको बोलते हैं कन्वेक्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस जिसको कन्वेक्स बोलते हैं, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस जिसको कनकेव बोलते हैं। तो ये सभी बातें भी आपको नोट कर लेनी। काफ़ी टाइम पूछ लिया जाता है कि किस दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी था। तो पूछा गया कि कौन से राष्ट्रपति हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रणब मुखर्जी। ये जो हैं ये हमारे देखिए 13वें राष्ट्रपति थे। प्रेसिडेंट कौन से थे अगर हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट थे हमारे 13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। और कब से कब तक रहे, 2012 से 2017 तक ये प्रेसिडेंट रहे। इनके बाद रामनाथ कोविंद और देन उसके बाद हमारी द्रौपदी मुर्मू जी अभी जो प्रेजेंट में क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति वाला। लेकिन ये उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे। तो देखिए योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष रहे वो कब से कब तक रहे, ये 1991 से लेकर 1996 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान के तरीकों में से एक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय के अनुमान के तरीके दिए गए हैं, उन्हें बताना कौन सा राष्ट्रीय आय के अनुमान का तरीका नहीं है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो बैंकिंग विधि है ये हमारे राष्ट्रीय आय अनुमान के तरीकों में से नहीं है। बाकी व्यय विधि, उत्पादन विधि और उत्पाद विधि या उत्पादन विधि और आय विधि, ये तीनों क्या हैं, तीनों मिलकर हमारी राष्ट्रीय आय अनुमान विधि हैं। इन तीनों से हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बैंकिंग विधि इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट। तो सरोद क्या होता है, देखिए ये एक वादक होता है, वादक यंत्र होता है, उसको ही बोलते हैं सरोद। तो ये सरोद वादक कौन थे, तो उसी को सरोद सम्राट बोला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमत अली खान। ये सरोद वादक थे और इन्हीं को क्या बोला जाता है, सरोद सम्राट बोला जाता है। और देखिए बात करें कि अजमत अली खान की, तो 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये बात आपको यहाँ पर नोट रखनी, 2001 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है और इन्हीं को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। दिन उसके बाद हम बात चलें आगे। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया है कि ब्लैंक की सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से देख सकते हैं कि किस सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। और ये कब की है, देखिए ये जो घोषणा की है ये 2022-23 के बजट में ये घोषणा की है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, कब घोषणा कब की है, 2022 और 23 के बजट में घोषणा की गई है। और वहीं पर बात करते हैं कि राजस्थान की सरकार ने 2014 में ऊंट को जो है राज्य के पशु घोषित किया था। तो देखिए ऊंट संरक्षण विकास नीति की जरूरत क्यों पड़ेगी कि देखिए राजस्थान में जो है ऊंट की जो संख्या है वो लगातार काफ़ी तेज़ी से घट रही है। तो उसी की बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए ऊंट संरक्षण और विकास नीति की लाई गई है। घोषणा कब की गई, 2022 और 23 के बजट में की गई है। और इस बजट में जो बिल में जो पास किया गया, देखिए कितने का बजट पास किया गया इसके लिए, देखिए यहाँ पे ये भी आप नोट करिए, 10 करोड़ का बजट यहाँ पर इस नीति के लिए पास किया गया है। तो 10 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने इसके लिए प्रस्तावित किया है। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने बातें की, देखिए इंदिरा रसोई योजना वो भी राजस्थान से रिलेटेड है। और मनरेगा की तर्ज पे जो इंदिरा शहरी
रोजगार जो योजना गारंटी है वो भी किसकी है, राजस्थानी गवर्नमेंट की है। तो ये सही बात आपको यहाँ पर नोट करनी है। तो देन उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए, तो यहाँ पर बताना है कि जो रासायनिक नेम दिया गया है यौगिक इस कंपाउंड का, इसका सामान्य नाम क्या है। ये तो क्या है, इसका केमिस्ट्री का फॉर्मूला हुआ। देन इसका हमें जनरल जो नेम है वो यहाँ पर आपको बताना है कि इसको किस नाम से सामान्य भाषा में जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।